विद्यार्थियों, अब हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र विषय की इकाई 14 यूनिट 14 जैव अणु का अपना अगला शीर्षक लेने जा रहे हैं। ये हमारी इस इकाई में दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों की परिभाषाओं की। हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटे जाते हैं। पहला है उनमें से मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड जो हैं ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट हैं। इनका जल अपघटन नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये जल में घुल जाते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। जैसे ग्लूकोज एक एल्डोसेस प्रकार का मोनोसैकराइड है। फ्रक्टोज जो कि एक कीटोसेस प्रकार का मोनोसैकराइड है, अर्थात फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड। अगला प्रकार है ऑलिगोसैकराइड। ऑलिगोसैकराइड मोनोसैकराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, तो जल अपघटन पर ये उन्हीं मोनोसैकराइड इकाइयों में टूट जाते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकराइड इकाइयां देते हैं उन्हें ऑलिगोसैकराइड कहते हैं। जैसे लैक्टोज, ये जल अपघटन पर 2 मोनोसैकराइड इकाइयां देता है, अर्थात ये एक डाइसैकराइड है। रैफिनोस, यह जल अपघटन पर 3 मोनोसैकराइड इकाइयां देता है, अर्थात यह ट्राइसैकराइड है। स्टैकियोस, यह जल अपघटन पर 4 मोनोसैकराइड इकाइयां देता है, अर्थात टेट्रासैकराइड है आदि। नेक्स्ट पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड जो हैं ये जल अपघटन पर अनेक मोनोसैकराइड इकाइयां देते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्च एक सम पॉलीसैकराइड है, मतलब इसमें जितनी भी मोनोसैकराइड इकाइयां होती हैं वो सभी समान प्रकार की होती हैं। ग्लाइकोजन ये एक विषम पॉलीसैकराइड है, इसमें भिन्न भिन्न मोनोसैकराइड इकाइयां उपस्थित होती हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि मॉलिस परीक्षण, फेहलिंग विलियन परीक्षण, बेनेडिक्ट विलियन परीक्षण, टॉलन विलियन परीक्षण द्वारा हम कार्बोहाइड्रेटों की पहचान कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इन परीक्षणों को संक्षेप में। तो देखिए, फेहलिंग विलियन परीक्षण, ग्लूकोज या मोनोसैकराइड फेहलिंग विलियन के साथ लाल अवक्षेप देते हैं, जबकि डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड में यह अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। दूसरा टॉलन अभिकर्मक परीक्षण। तो जो मोनोसैकराइड हैं वो टॉलन विलियन परीक्षण में रजत दर्पण बनाते हैं, ठीक है, जबकि डाइसैकराइड मतलब सुक्रोज और पॉलीसैकराइड स्टार्च ये परीक्षण नहीं देते, मतलब रजत दर्पण नहीं बनाते। नेक्स्ट बात करते हैं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ गर्म करने पर। तो मोनोसैकराइड फेनिल हाइड्रोजीन के साथ गर्म करने पर पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ ओसाजोन बनाते हैं, जबकि सुक्रोज और स्टार्च में ओसाजोन नहीं बनते हैं। आगे बात करते हैं रेसोर्सिनॉल और HCl के साथ गर्म करने पर। ग्लूकोज में और स्टार्च में कोई रंग उत्पन्न नहीं होता, जबकि सुक्रोज में, जो कि एक डाइसैकराइड है, में शराबी लाल रंग उत्पन्न होता है। फिर हम बात करते हैं NaOH विलयन मिलाकर कोबाल्ट नाइट्रेट विलयन की 1 से 2 बूंदें मिलाने पर। तो इसमें भी ग्लूकोज और स्टार्च में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो सुक्रोज है डाइसैकराइड वो बैंगनी रंग देता है। इसी तरह से यदि जलीय विलयन में I2 विलयन मिलाया जाए तो ग्लूकोज और सुक्रोज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टार्च है पॉलीसैकराइड वह बैंगनी रंग देता है। अब आगे बात करते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेटों को, विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेटों को सूखा सूखा लेकर गर्म करते हैं तो क्या होगा। तो ध्यान दें, मोनोसैकराइड को यदि हम एक सूखी परख नली में लेकर गर्म करें तो पहले ये पिघलकर भूरे हो जाएंगे, ठीक है, और इनसे जली हुई शक्कर जैसी गंध आएगी, और ज्यादा अधिक गर्म कर देते हैं तो ये काले पड़ जाते हैं। जबकि डाइसैकराइड को जब हम गर्म करते हैं तो 663 केल्विन पर ये पिघलते हैं, उसके बाद 473 केल्विन पर भूरे पड़ने लगते हैं, और इससे ज्यादा यदि गर्म करते हैं तो ये फिर झुलसकर काले पड़ जाते हैं। और जो स्टार्च हैं वो पिघलते नहीं हैं, लेकिन अगर हम तेजी से गर्म करें
बहुत अधिक गर्म करें तो ये सीधे झुलस कर काले पड़ जाते हैं। अब हम इन कार्बोहाइड्रेटों के सामान्य सूत्रों को भी देख लें। तो मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। इसमें N जो कि परमाणुओं की संख्या है वो 3 से 7 तक होती है। फिर डाइसैकेराइड, इनका सामान्य सूत्र होता है Cn+1H2nOn और पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है C6H10O5N या फिर C5H8O4N। चलिए अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ठीक है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट ही है ना। तो ये जो है, यह जो कार्बोहाइड्रेट है जंतुओं के शरीर में संग्रहित होता है यकृत में, उनकी मांसपेशियों में, उनके मस्तिष्क में। ठीक है, जीव के जो विभिन्न एंजाइम हैं वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। इस तरह जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में अपघटित होकर फिर ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोजन और स्टार्च में क्या अंतर है। तो ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन मतलब स्टार्च की तुलना में बहुत ज्यादा शाखित होता है। ग्लाइकोजन श्रृंखला में 10 से 14 ग्लूकोज इकाइयों की बनी होती है, जबकि यही एमाइलोपेक्टिन में 20 से 25 ग्लूकोज इकाइयां उपस्थित होती हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन में 10 से 14 जबकि एमाइलोपेक्टिन मतलब स्टार्च में 20 से 25 ग्लूकोज इकाइयां उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइडी या ग्लाइकोसिडिक बंध की। जैसा कि हम जानते हैं कि सरलतम कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड हैं और जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से ही ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइडों का निर्माण होता है। तो इनमें जो मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं जुड़ने वाली, इनके बीच में ऑक्सीजन के द्वारा जो बंधन होता है उसे ही ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। ऑक्सीजन लिंकेज जिसके द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाई जल के साथ जल के एक अणु को निष्कासित कर डाइसैकेराइड का एक अणु बनाते हैं, यह ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडी बंध कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, अल्फा ग्लूकोज के पहले और बीटा फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, यह है अल्फा डी या प्लस ग्लूकोज और यह है बीटा डी या प्लस ग्लूकोज। अब ये दोनों आपस में, फ्रक्टोज है, दोनों का फॉर्मूला एक ही लिखा जाता है इसलिए हो गया। तो यहां पर ये दोनों इकाइयां इस ऑक्सीजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई हैं, इसको भूल जाएं। ठीक है, तो ये जो बंध बन रहा है दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के बीच में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, ये फ्रक्टोज है ना, के बीच में ये जो बंध बन रहा है इस बंध को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडी बंध। आगे हम बात करते हैं स्टार्च तथा सेल्यूलोज में क्या अंतर है, इनकी संरचना में क्या अंतर है। बहुत सिंपल है, ध्यान दें। स्टार्च दो यौगिकों का बना होता है, एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में 200 से 1000 अल्फा डी या प्लस ग्लूकोज इकाइयां का लंबा रेखीय बहुलक है जो पहले कार्बन और चौथे कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा संगठित होता है, मतलब जुड़ा रहता है। और जब ये जल में घुलते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है, और एमाइलोपेक्टिन में अल्फा डी या प्लस ग्लूकोज बंध का साखित संकलित बहुलक होता है ये, और जो पहले कार्बन और छठवें कार्बन के द्वारा ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जल में अघुलनशील होते हैं। एमाइलोपेक्टिन जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि जो स्टार्च है वो जल में घुल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्ट शर्करा की। तो देखिए, शर्करा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डी या प्लस होता है, परंतु जल अपघटन पर दो मोनोसैकेराइड का एक समअणुक मिश्रण
प्राप्त होता है, समाणुक मिश्रण बनाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होते हुए भी। जो वाम ध्रुवण घूर्णक L या माइनस हो जाता है ना, प्लस से माइनस में। अतः प्राप्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण है उसी को कहा जाता है इनवर्ट शर्करा। ठीक है, क्योंकि शर्करा में क्या होता है, D या प्लस इकाइयां होती हैं, मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक इकाइयां होती हैं, लेकिन जलपघटन से जो इकाइयां बनती हैं वो वाम ध्रुवण घूर्णक होती हैं। जैसे ये देखिए, ये गन्ने की शर्करा है, D या प्लस घूर्णक C12H22O11। जब इसका जलापघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु बनते हैं। इसका जो मिश्रण है यही कहलाता है इनवर्ट शुगर, जो कि वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, मतलब L या माइनस घूर्णक होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेटों के कार्य की। तो कार्बोहाइड्रेट कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है ना, सबसे मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट जैव ईंधन की तरह काम करता है और जीवधारियों को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। जैसे ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 2870 किलोजूल ऊर्जा प्राप्त होती है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसके जलपघटन से ग्लूकोज इकाइयां बनती हैं जो ऑक्सीकृत होकर हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। और सेलुलोज घास और पौधों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जो घास चरने वाले जानवरों को ऊर्जा प्रदान करता है। इन जानवरों में विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो घास के सेलुलोज को ग्लूकोज में अपघटित कर देते हैं और इस तरह से उन्हें भी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह है हमारा आज का शीर्षक। इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे अपनी अगले वीडियो में।